हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने जो है कल जो हमारा लाइन एंड एंगल वाला वीडियो था वो देखा, कैसा लगा? क्या उसमें कोई समस्याएं आई हैं? आप क्लियर हो गया होगा सब कॉन्सेप्ट? हमने क्या क्या पढ़ाया, उसमें क्या क्या आपको बताया, आपका भ्रम भी दूर हुआ होगा। पॉइंट की डेफिनेशन, लाइन क्या है, लाइन के बाद लाइन सेगमेंट और रेस के बारे में पढ़ाया। इसके बाद एंगल की वो डेफिनेशन आपको बताई है कि जो बिल्कुल एथोराइज्ड डेफिनेशन है। तो मैं फिर से आपको एंगल की डेफिनेशन से ही लेके चलता हूँ और फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे एंगल्स के टाइप्स। ठीक, ओके, तैयार हैं ना आप लोग? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? अच्छा, एंगल की परिभाषा आप लोगों को याद है कि नहीं है, कि भुला दिया एक ही दिन में? देखो, पर डे यदि आप पर डे का जितना भी हम पढ़ाएं उसका पूरा एक नोट्स बनाते जाओ। नोट्स बनाने के बाद एक बार ज़रूर उसको दोहराओ, और पर डे आप इस रूटीन में यदि चलेंगे तो निश्चित ही मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो इस समय आप घर पर हैं और उसका पूरा उपयोग भी होगा, और आप निश्चित ही जब क्लासरूम में पहुँचेंगे, भगवान की कृपा से स्कूल खुलेंगे, तो निश्चित ही आपको और ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। घर से जब भी बाहर निकलें मास्क लगा कर निकलें, और जब बहुत ही आवश्यक काम हो तब बाहर निकलें, बाकी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो लीजिए, आज चलते हैं। फिर से हम एक बार कोण की डेफिनेशन दोहरा देते हैं। कोण, एंगल, मैंने बताया था कि कोण में जितने भी लोग या जो भी आपको बताते हैं या आपका जो भ्रम हो, मैंने कल भी दोहराया था कि ना तो उसमें कोण की डेफिनेशन में ना लाइन सेगमेंट का यूज नहीं होता है। उसमें सिर्फ अगर प्रयोग होता है तो रेस का होता है। मैंने कल विस्तार से समझाया था, फिर से दोहरा देता हूँ कि एक बिंदु से निकलने वाले दो किरणों के, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच का झुकाव, इस झुकाव को, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। राइट? पूरा क्लियर हो गया है कि एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब अगर ना भी अपन एक बिंदु कहें, ये भी कह सकते हैं कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, तब भी चल सकता है। देखिए, सबसे डिफाइन जो परिभाषा है, डेफिनेशन इसकी, तो इसको पूरी तरह से इसको अपने मन में ध्यान रख लें। अब आज हम पढ़ेंगे एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स। कोण के प्रकार। तो सबसे पहले हम कोण के प्रकार में चलते हैं। पहला कोण है शून्य कोण। जीरो एंगल। जैसा कि उसका नाम है, नाम से ही उसकी परिभाषा है कि वह कोण जिसका मान शून्य होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। लेकिन
अब ये आप ध्यान रखिए इसकी आकृति बनाने में जैसे एक वन रेस ये हो गई, ठीक, वन रेस यहाँ से ये हो गई, और जीरो यानी इन दोनों के बीच में दो रेस हैं, उन दोनों रेस के बीच में 0 डिग्री का झुकाव है, 0 डिग्री का झुकाव है, तो दूसरी रेज भी इसी के ऊपर जा रही है, दूसरी रेज भी इसी के ऊपर डबलिंग है, मतलब जस्ट दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर, दोनों रेस एक दूसरे के ऊपर डबलिंग जा रही है। बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। वन रेस जा रही है। अब चूंकि इन दोनों रेस के बीच में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे एक रेज आपकी है, ठीक है, और दूसरी रेज ये है, जे इन दोनों रेस के बीच का झुकाव है, ठीक है, तो शून्य इन दोनों के बीच में डिग्री 0 डिग्री का झुकाव है, तो ये दोनों रेस एक दूसरे पर डबलिंग हो जाएंगी, यानी इन दोनों के बीच का जो झुकाव है वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो आगे समझ में, वह कोण, इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी, वह कोण जिसका मान शून्य अंश होता है, 0 डिग्री होता है, उसे हम शून्य कोण कहते हैं, ठीक। अब दूसरा प्रकार आता है न्यून कोण। एक्यूट एंगल यानी शून्य कोण, ठीक है। शून्य कोण आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आ गया एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। और न्यून कोण एंगल जो है हमारा, जो न्यून कोण एंगल होता है वह, उसको अगर इसकी डेफिनेशन में हम जाएं तो इसको हम शॉर्ट रूप से यदि समझें, न्यून कोण ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। न्यून कोण क्या है? ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी वह कोण जिस कोण का मान 0 अंश से 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, उस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। डेफिनेशन एक बार और सुन लो, बिल्कुल ध्यान से सुन लो या लिखते जाओ। यदि आप कहें तो मैं बोर्ड से लिखता जाऊं, लेकिन यदि आप उसको समझते जाएं कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इसीलिए हमने ये शॉर्ट में भी लिखवा दिया। ये पूरी डेफिनेशन को प्रकट करता है। न्यून कोण क्या है? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। वह कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं, ठीक। अब इसमें 0 अंश से बड़ा चलें तो 10 अंश का भी हो सकता है, 20 का, 30 का, 35, 45, 65 या 64, मतलब कुल मिला के 0 से 90 के बीच में जितनी भी संख्या हैं उसका कोण बन सकता है, ठीक है। तो लगभग जैसे मैं बना रहा हूं आपको एंगल, माना कि ये कोण 30 डिग्री का है, ठीक। तो ये कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। इसके बाद तो मैं अभी आप लोगों को आगे प्रोट्रैक्टर की सहायता से और बिना प्रोट्रैक्टर से, यानी आपका प्रकार और पेंसिल से सभी कोणों को बनाना मैं बताऊंगा। बिल्कुल बेहिचक, आपको रेखा गणित में कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी।
रेखा गणित तो आपकी बिल्कुल चुटकियों में चली जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे 30 अंश का कोण, न्यून कोण पूरा समझ में आ गया है। अब इसके आगे आता है समकोण। समकोण को हम राइट एंगल कहते हैं, और इसकी बिल्कुल क्लियर परिभाषा है। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, पूरा पूरा 90 डिग्री, ना 90 डिग्री से कम और ना 90 डिग्री से ज़्यादा, इस कोण को हम समकोण कहते हैं। और 90 डिग्री में जो दोनों रेज होती हैं वो एक दूसरे से लंबवत होती हैं। ठीक, दोनों रेज क्या होती हैं, एक दूसरे से लंबवत होती हैं। ठीक, तो वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज या राइट एंगल कहते हैं। ठीक, लिख लिया ना, आप लिखते भी जाइए साथ साथ में, मैं परिभाषा लिख नहीं रहा हूँ। यदि आप लोग कहें तो मैं लिखते जाऊँ, लेकिन मैं इतने धीरे धीरे चल रहा हूँ कि आप लोग यदि चाहें तो लिख सकते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो समकोण के बाद फिर आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण जो है इसका मान आप 90 डिग्री तक पहुंच ही चुके हैं। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अब इसमें कोई भी अगर एग्जाम्पल बनाना चाहो, जैसे हमने बना दिया, सपोज दैट 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो लगभग ये मान के चलिए कि 120 अंश का कोण ये अधिक कोण होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं, एक तो एग्जाम्पल तौर पर बनाया है, बाकी 91, 100, 110, 115, कुल मिला के 149, 140.999 डिग्री तक, फिर 179.9 तक आप यानी 179 अंश तक, 180 अंश से छोटा भी हो तो वहां तक आपका कोण ये अधिक कोण होगा। फिर से इसकी परिभाषा क्लियर होगी ना, कि वह कोण जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब आता है अगला कोण है ऋजु कोण। स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण, जैसा कि उसका नाम से स्पष्ट है, स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण जो 180 अंश का होता है, स्ट्रेट लाइन
आप समझ रहे होंगे, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, पूरा पूरा 180, ना 180 से कम ना 180 से ज़्यादा। वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है उसे हम रिजिव कोण कहते हैं। अब इसमें दोनों रेस जैसे यदि एंगल ए ओ है, ए ओ, एंगल ए ओ बी, तो ये आपका जो एंगल होगा दोनों स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा और अगर अपन 90 डिग्री को लेकर के समझ लें, तो जैसे अगर 20 से ये स्ट्रेट लाइन डाल दें इसमें, तो 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, 90 90, तो दोनों मिला के क्या हो गए 180, यानी सीधी इसमें स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कुल मिला के वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है उसे हम रिजिव कोण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा भी लिखते जाइए आप लोग साथ में और समझते भी जाइए। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं बृहत कोण। 180 अंश से जो बड़ा होता है उसको हम कहते हैं बृहत कोण, यानी लार्ज कोण। बृहत कोण यानी लार्ज एंगल। ठीक है, तो लार्ज एंगल 180 तक तो हम पहुंच ही चुके हैं रिजिव कोण तक। अब इससे जब इससे बड़ा है ये बृहत कोण, तो बृहत कोण ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, राइट। वह कोण जिसका मान 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो उसे हम बृहत कोण या लार्ज एंगल कहते हैं। आगे समझ में बिल्कुल परिभाषा लिखते जा रहे हैं आप लोग कि वह कोण जिसका मान 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो उसे हम बृहत कोण कहते हैं। ठीक, ओके। अब इसके बाद आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। ठीक, कंप्लीट एंगल। ठीक, अब हम कहां तक पहुंच गए हैं बृहत कोण में 360 अंश से 180 अंश से अधिक और 360 से कम। लेकिन जब 360 पूरा अगर 360 डिग्री का यदि एंगल हो गया तो उस एंगल को हम पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। 360 कहते हैं 360। यदि हम 360 एंगल पर घूम जाएंगे तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेंगे चारों तरफ। कैसे, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे हम कि कैसे 360 होता है। क्योंकि वैसे तो 360 एंगल ये पॉइंट है, तो इसमें जो रेज हैं दोनों रेज वो मिलती हुई दोनों आपस में घूमती हुई दोनों आपस में पूरा राउंड लगा लेती हैं। देखो 0 डिग्री और 360 डिग्री, इसमें थोड़ा सा समझने की, बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, कोई ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे हमने 0 डिग्री बताया था कि ये पहली रेज है और इसी के ऊपर ये दूसरी रेज चलेगी, यानी इन दोनों के बीच के झुकाव, दोनों रेस एक दूसरे के ऊपर डबलिंग होगी। लेकिन यही रेस यदि
माना कि पहली रेस तो ए है, ठीक है, पहली रेस तो ए है और ये पॉइंट हो गया। दूसरी रेस घूमती हुई जा रही है, जा रही है, जा रही है और इधर आ गई, यानी फिर इसी के ऊपर डबलिंग हो गई। तो ये जो उसने पूरा राउंड लगा लिया दूसरी रेंज ने और फिर उसी के ऊपर डबलिंग आ गई, तो ये बन गया 360 डिग्री। देखो 0 डिग्री और 360 डिग्री के एंगल में बिल्कुल बारीकी सी अंतर है। उसमें भी डबलिंग हो गई थी एंगल, दोनों रेस उसमें भी डबलिंग हो गई थी। देखिए इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये 1 रेज है, ये दूसरी रेज है, तो देखो दूसरी रेज यहां तक पहुंची, तुम लोगों ने पढ़ा है कि जिन यहां पर पहुंचने के बाद ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गई। 90 डिग्री के बाद फिर यहां आ गई, एक दूसरे के अपोजिट आ गई, तो क्या हो गया, 180 हो गया। फिर ये रेज नीचे पहुंच गई, फिर 90 डिग्री यदि बढ़ गई तो देखो 180 प्लस 90 270 हो गया। और फिर घूम के फिर यही जी घूम के नीचे से देखो मैं बता रहा हूं यहां तक आ गई और फिर घूम के जी इसी के ऊपर डबलिंग हो गई। तो पूरा इसने राउंड लगा लिया, इस रेंज ने पूरा घूम के और फिर इसी के ऊपर डबलिंग हो गई, तो पूरा उसने राउंड लगा लिया, तो 360 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया। लेकिन जब हम फिगर में इसको बनाते हैं तो अगर हम सिर्फ इतना भी बना दें, क्योंकि उस डबलिंग हो जाती है, ए भी 360 अंश को यानी 360 डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो वह कोण जो जिसका मान 360 डिग्री होता है या 360 अंश होता है, उसे हम कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। शून्य कोण, शून्य कोण के बाद फिर न्यून कोण, शून्य कोण हो गया 0 डिग्री, शून्य कोण के बाद फिर न्यून कोण। न्यून कोण क्या है, लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। फिर समकोण, समकोण हो गया 90 डिग्री। फिर इसके बाद अधिक कोण, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। फिर हो गया रिजु कोण, जो पूरा 180 का होता है। ठीक, रिजु कोण के बाद हो गया फिर बृहत कोण, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। और 360 का जो एंगल हो गया वो हो गया कंप्लीट एंगल। ठीक, यानी पूर्ण कोण। अब इसके बाद हम चलते हैं, कुछ और प्रकार हैं इसमें। वैसे मेन प्रकार आपके जो हमने बताए हैं यही हो गए, लेकिन कुछ कोण ऐसे होते हैं जैसे हमने। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताएंगे एंगलों के प्रकार में शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल जब एंगल की एग्जाम्पल दे रहे थे, हम एंगल की एक डेफिनेशन दे रहे थे, तो एंगल में हमने कहा था कि लाइन का उपयोग नहीं होता है। लेकिन शीर्षाभिमुख कोण में यदि 2 लाइन, माना कि एक लाइन हुई L और दूसरी लाइन हो गई M, आपस में एक दूसरे को O बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। माना कि 2 रेखाएं L
और M एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो बने कोण हैं वो 4 कोण बन गए। माना कि हम इसको मान लेते हैं 1 2 3 4। जब दो रेखाएं आपस में किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके द्वारा बने कोण, उनके द्वारा बने सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स, कौन से एंगल? अपोजिट एंगल। 4 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 3, ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, शीर्षा विमुख कोण की परिभाषा आप लोग समझ रहे हैं। वह दो कोण या जब दो रेखाएं, ध्यान से देख लो इसको, या हम लिखवा दे रहे हैं इसकी डेफिनेशन। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कहाँ प्रतिच्छेद किया? ओ बिंदु पर, तो उनके द्वारा बनाए गए कोण, बनाए गए सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी एंगल 4 का अपोजिट हो गया एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू हो गया एंगल 2, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 का अपोजिट हो गया एंगल 3। तो इस प्रकार से हम शीर्ष कोण की परिभाषा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यदि लिखना चाहें परिभाषा तो मैं लिखवा दूं। तो जब दो रेखाएं, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके द्वारा बनाए गए सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। इसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। बिल्कुल परिभाषा चित्र से बोलती है, हमें परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। परिभाषा में यदि हम वर्ड को, एक दो वर्ड को इधर उधर भी कर देंगे, अपने अनुसार भी लिख देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं है कि हम जो बुक में लिखी है उस किताब, उस परिभाषा को हम रट लें। गणित एक ऐसा विषय है कि इसको हमें रटना नहीं है, इसको हमें समझना ज़्यादा है। और कुछ हमारे नए स्टूडेंट भी आए होंगे, तो मैं बता दूं कि अगर संसार में यदि कोई सत्य है, ट्रुथ है, अन्य विषय वाले मुझसे कहने लगते हैं कि नहीं वो तो हमारा विषय अच्छा है, साइंस वाले कहते हैं नहीं हमारा विषय अच्छा है, इतिहास वाले कहते हैं हमारा विषय अच्छा है, ठीक, सोशल साइंस वाले कहते हैं हमारा विषय अच्छा है, हिंदी वाले कहते हैं हमारा विषय अच्छा है, इंग्लिश वाले कहते हैं हमारा विषय अच्छा है। ठीक है, थोड़ी सी बोरियत तो नहीं हो रही, इसलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूं आपको हंसी के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में मैथ, यदि ईश्वर, नंबर एक तो सत्य कौन है? ईश्वर, ऊपर वाला, ठीक, उसके बाद यदि सत्य है तो वो मैथ है। क्यों? क्योंकि मैथ में कल भी 2 + 2 = 4 था, 2 + 2 = 4 था, आज भी 2 + 2 = 4 है, और कल भी 2 + 2 = 4 रहेगा। तो दुनिया में यदि ट्रुथ है तो मैथ में, ठीक। और अब पता चला साइंस में पहले वो आवर्त सारणी मेंडलीफ के पहले किसी और वैज्ञानिक ने बनाई, फिर मेंडलीफ ने बनाई, उसको गलत कर दिया, फिर आधुनिक आवर्त सारणी बना दी। तो अब पता नहीं, कबीरदास जी ने, कोई कहता है कि वो किताबें लिखी हैं, कोई कहता है ये दोहा नहीं है वो दोहा है, तो उसमें भ्रम हो सकता है, लेकिन गणित में कोई भ्रम नहीं होता है। इसीलिए आप ऐसा विषय पढ़ रहे हैं कि समझ लो, यदि इसमें आप मग्न हो गए, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप गणित लगाने बैठ जाएं तो अगर बगल से आपके बैंड बाजे बजते हुए भी निकल जाएंगे, तब भी आप बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो एकाग्रता और सत्यता का प्रतीक है मैथ, और इसका पढ़ने में
वही आध्यात्मिक सुख मिलता है जो हमें ईश्वर की तपस्या करने में मिलता है। तो निश्चित ही आप लोग गणित को इतना प्रिय विषय बना लें कि आपको मैथ चुटकियों में आने लगेगी। इससे आपको दूर नहीं होना है, इसको आपको अंतःकरण में बसाना है। ठीक, अब इसके बाद एक एंगल और रह गया है, मैं वो बता दूं आपको। तो शीर्षभुज कोण आपके बीच में मैंने इसीलिए चर्चा कर दी कि आप लगातार डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे होंगे। तो शीर्षभुज कोण के बाद तो एक होता है कोटिपूरक और दूसरा होता है संपूरक। कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कंप्लीमेंट्री एंगल हम कहेंगे कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण, ठीक है। थोड़ा सा और उस साइड लग दें। कोटिपूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें दो एंगल का पेयर होता है, दो एंगल का पेयर होता है। तो वह दो कोण जैसे 90 डिग्री क्या होता है, दो एंगल का पेयर होता है और दोनों एंगल का पेयर कितना होता है, योग कितना होता है दोनों एंगल्स का, 90 डिग्री। तो वह दो कोण माना कि AOBC, एक एंगल हो गया AOB और दूसरा एंगल हो गया, एक एंगल हो गया AOB प्लस दूसरा एंगल हो गया BOC इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। वह दो कोण जिन दोनों कोणों का एक फल 90 अंश हो, वह दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। यानी एंगल AOB का कोटिपूरक हो गया एंगल BOC, और चाहे ये कह दो कि एंगल BOC का कोटिपूरक हो गया एंगल AOB। ठीक है, क्लियर है ना। और मैं बता दूं, थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है। कभी कभी बच्चे एंगल पढ़ने में भ्रमित कर देते हैं। जैसे ए एंगल है, तो अगर हमें एंगल बी को प्रदर्शित करना है तो हमेशा इसको हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। ध्यान से देखो, इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं एंगल ABC। जिस एंगल को हमें प्रदर्शित करना वो मिडल में होना चाहिए, मध्य में। या इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं एंगल CBA। एंगल CBA पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। जिस एंगल को हमें प्रदर्शित करना है वो एंगल बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर एंगल बी को प्रकट करना है तो इसको हम दो प्रकार से हमने बताया लिख सकते हैं। एंगल ABC भी सही है लिखना और एंगल CBA भी सही है। लेकिन अब चूंकि अच्छा क्या लगता है ABC, क्योंकि क्रम से नाम से भी ABC पढ़ना आसान भी लगता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर CBA भी आप पढ़ देंगे तो ये गलत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जिस एंगल को हम पढ़ रहे हैं उसका वर्ड बीच में होना चाहिए। तो इसीलिए समझा दिया कि इसमें वह दो कोण, अब जब दोनों कोणों का एक फल 90 डिग्री है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कहें कि एक एंगल माना कि सपोज दैट ए वाला एंगल AOB 30 डिग्री है, तो आप बताइए एंगल BOC कितना होगा, बता सकते हैं। एंगल AOB 30 डिग्री है तो एंगल BOC कितना होगा
एंगल BOC दोनों कोणों का फल कितना है 90। तो अगर 90 है तो 90 में से 30 घटा दो, माइनस कर दो 30, तो कितना बचा? राइट 60। बिल्कुल सही उत्तर बताया। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो ये 60 है, ये 60 है तो ये 30 है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि 45 का कंप्लीमेंट्री एंगल, तो 90 माइनस 45। हम पूछें यदि 35 का, ठीक है, 35 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा? 55। ठीक, कुल मिला के वह दो कोण, अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो, वह दो कोण जिन दोनों कोणों का एक फल 90 अंश होता है उन्हें हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। वह दो कोण जिन दो कोणों का एक फल 90 अंश होता है उन्हें हम दोनों कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक, राइट। अब आता है दूसरा सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण। ठीक, अब इसमें कोटिपूरक पड़ा, कोटिपूरक में दोनों कोणों का एक फल 90 अंश होता है। और सप्लीमेंट्री में है वह दो कोण जिन दोनों कोणों का एक फल, ये आप देख रहे हैं ये कितने अंश का है, एंगल AOB, एंगल AOB 180 का है, पढ़ चुके हैं, त्रिकोण है ना। अब इसमें अगर हम कहें कि इसमें एक कोण और बना दिया बीच में, तो इसमें दो एंगल हो गए, एक तो एंगल तुम्हारा ये हो गया और एक एंगल ए वाला हो गया। ठीक, अब हम इसमें कहें कि एंगल AOC और एंगल BOC, एंगल AOC और एंगल BOC, इन दोनों एंगल का योग कितना है? कितना है इन दोनों एंगल का कोण? क्योंकि AOB कितने का है? AOB 180 का है। तो सीधी सीधी डेफिनेशन इसकी हो गई कि वह दो कोण जिसमें हो गया एंगल AOC प्लस एंगल BOC कह दो या चाहे COB लिख दो। ठीक है, एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180। वह दो कोण जिन दोनों कोणों का एक फल 180 अंश होता है उसे हम संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक, पूरा क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। वह दो कोण जिन दो कोणों का एक फल 180 अंश होता है, संपूरक, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ये वाला चित्र बना लेना। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जैसे माना कि इसका ये 60 डिग्री है, तो दूसरा इसका 60 का सप्लीमेंट्री कितना होगा? 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, क्योंकि दोनों संपूरक कोण, तो 60 का संपूरक 180 में से 60 घटा दो, कितना आ गया? 120। ठीक है, जिसका भी सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 से घटा दो, और कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 से घटा दो। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकल आएगा। एक फॉर एग्जाम्पल हमने बताया कि जैसे 60 डिग्री का 120 होगा, चाहे ये कह लो
120 का सप्लीमेंट्री 60, 60 का सप्लीमेंट्री 120, यानी दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हम एंगल्स के प्रकार में आपको हमने पूरा क्लियर कर दिया है। और अब आप जो है हम कल जो है आप लोगों को यानी नेक्स्ट वीडियो में बहुत आराम से चल रहे हैं, जिससे आप डेली का डेली कवर करते जाएं, और जो आपकी रेखा गणित से रुचि कम रहती है वो मैं गारंटी लेता हूं अभी तो प्रूफ करने वाले सवाल आएंगे, इतना आनंद आएगा कि समझ लो कि चुटकियों में प्रूफ हो जाएगा, हमें रटने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम चलेंगे त्रिभुज, ट्राइंगल ले लेंगे। अब ट्राइंगल में 2-3 थ्योरम्स हैं। एक तो यही है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, यानी त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। लेकिन कैसे होता है ये हम कल बहुत नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही रोचक ढंग से आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसके बाद अभी हमने एक बहस कोण की आपको डेफिनेशन बताई थी। तो किसी त्रिभुज का बहस कोण यानी एंगुलर एंगल, एंगुलर एंगल हमने क्या बताया था? किसी त्रिभुज का बहस कोण उसके सुदूरवर्ती त्रिभुज के सुदूरवर्ती अंता कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसको भी हम प्रूफ करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद ट्राइंगल की प्रकार में चलेंगे, ट्राइंगल के टाइप्स चलेंगे। ट्राइंगल के टाइप्स के बाद फिर हम उनके एरिया वगैरह और उनकी रचनाओं में भी हम जाएंगे। तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो आपको ट्राइंगल के बाद फिर हम सर्कल लेंगे, सर्कल के बाद क्वाड्रिलेटरल भी लेंगे, ठीक है? क्वाड्रिलेटर का पूरा परिवार हो जाएगा, हैं, सर्कल हो जाएगा। आपको हम ये गारंटी लेते हैं कि आप 6th 7th 8th स्टैंडर्ड से हम लेकर के चल रहे हैं और आपको अभी से 9th 10th स्टैंडर्ड तक हम पहुंचा देंगे, ये हमारा विश्वास है। तो आप लोग नियमित कक्षाएं भर लेते रहें। थोड़ा सा कल से बहुत गर्मी बढ़ गई है और थोड़ा सा मैं बाहर निकल गया था कल, तो थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो इसीलिए आप लोग अब दोनों चीज़ों से बचिए। खास तौर से बच्चों को तो बाहर निकलना ही नहीं है। एक तो गर्मी बढ़ गई है यानी लपट भी लग सकती है, और दूसरी चीज़ कोरोना का खतरा तो है ही। तो इसीलिए घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। और ये तो आपका YouTube चैनल हैं, जानते हो ना किस नाम से है? हाँ, सही बताया, अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस, ठीक है? जो हमारे पुराने बच्चे लगातार कक्षाएं ले रहे हैं। तो यदि जैसे कोई नया बच्चा है, आज से उसने वीडियो देखना शुरू किया, तो वो दिन भर में टाइम तो है ही, जो हमारे इसके पूर्व के वीडियो हैं वो देख करके कवर कर ले और यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है? जो हमारे नियमित वीडियो देख रहे हैं जो बच्चे, वो तो लगातार देखते ही जाएंगे। आप लोग नोट्स भी बनाते जाओ। देखो, लिखना पढ़ने के बाद, समझने के बाद अगर आप लिख लेंगे, 3 चीज़ें होती हैं पढ़ाई में। एक तो पहले समझना, समझने के बाद फिर लिखना, और लिखने के बाद फिर एक बार उसे फिर पढ़ना, तो निश्चित ही हमारे स्थायी रूप से मस्तिष्क में बैठ जाएगी। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप लोग वीडियो देखते जाएं। सब्सक्राइब से अधिक कर देंगे तो ठीक है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोगों तक इस कोरोना रूपी संकट में हम आप तक कैसे शिक्षा को पहुंचा दें, ये हमारा उद्देश्य है, और हम इस पर जरूर सफल होंगे। और आप लोगों का प्यार और दुलार इतना मिला, कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं। अरे कई लोग, ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ बड़े लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि घर पे इस समय सब लोग हैं। तो उन्होंने कहा, अभी एक सर जी थे, बैंक मैनेजर से रिटायरमेंट हुआ है उनका अभी कमेंट्स आया है कि वो लिख रहे थे कि सर जी आपने जो लाइन और एंगल बताया, मैं आज क्लियर हो पाया हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया हूँ कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और रेज क्या है। हम तो सभी को लाइन समझते रहे अभी तक,
तो ऐसा नहीं है, आप लोग यदि विश्वास के साथ और उसके पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और इसी के साथ आप लोगों को मैं पुनः ये कहूँगा कि आप इसमें रेगुलरिटी बनाए रहें, रेगुलर पढ़ते रहें और बराबर पढ़ते रहें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मेहनत करूँगा, आपके यदि साथ मिलेगा, आप भी मेहनत करेंगे तो निश्चित हम भी इस मुकाम पर सफल होंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो आपको फिर लेकर के आएंगे। नमस्कार।